5 बहुओं का एक पति। ब्रिजेश बाजार से खरीदारी करके देर सांझ घर की दहलीज से भीतर दस्तक देता है। शर्मिला, रमीला, करिश्मा, करीना, सोनम, अरे कहाँ हो? देखो बाबूजी अपनी बेटियों के लिए क्या लाए हैं। आवाज सुनकर पांचों बहनें एक ही भांति का पहरावा पहने बाहर आती हैं। पिताजी, आपने हमें पुकारा? हाँ मेरी बेटियों, तुम्हारे लिए तोहफे लाया हूँ। खोल कर देखो। पांचों बहनें खुश मन से अपने बॉक्स खोल कर देखती हैं कि सभी एक साथ बुरा बेबाक मुंह बना लेती हैं। ये देख ब्रिजेश बोलता है, क्या हुआ, तुम पांचों को तोहफा पसंद नहीं आया क्या? बाबूजी, आप जानते हैं ना, ये नारंगी रंग हम बहनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये रंग हम पांचों पर एकदम बेहुदा बकवास लगता है। इससे बेहतर तो आप हम बहनों को पैसे दे देते, हम बहनें बतौर खुद खरीदारी कराते। मेरी खरीदारी में खामियां तो निकाल दी, अब जरा बताओ तुम्हें चाहिए क्या? ब्रिजेश के पूछने पर पांचों बहनें एक ही शब्द स्वर से बोलती हैं, सिंपल सा सुनहरा सूट। जानता था मैं कि ऐसा ही जवाब होगा तुम पांचों का। जब देखो पांचों की पांचों एक सी पसंद के पीछे समान सुरताल पकड़े रहती हैं। बाबूजी, अब हम बहनों की पसंद एक दूसरे से हुबहू मिलती है, तो हम क्या करें? वैसे भी बाबूजी, ये बैल बूट वाले सूट हम पांचों में से किसी को पसंद नहीं। अपनी बेटियों का एक समान स्वर शब्द सुनकर ब्रिजेश बोलता है, अरे देख रही हो अनुराधा, इन पांचों बहनों की पसंद परवान चढ़ती जा रही है। अजी, मेरा जिया तो इन पांचों की एक भांति की पसंद से पहले ही भरपूर भयातुर है। कहीं कल शर्मीली के रिश्ते वाले के सामने ये बहनें बतौर ब्याह के लिए एक ही पति की पहल न कर बैठे। ये कहानी है ब्रह्मपुरा गांव में रहने वाली अनुराधा और ब्रिजेश की बेटियों की, जिनकी पसंद नापसंद पूरे तौर से एक दूसरे से मेल खाती थी। दोनों दंपत्ति इस बात से बड़े परेशान रहते थे। रात के पहर का पड़ाव पार होने के साथ अगला दिन दस्तक देता है, जहां कुंती अपने बेटे प्रीतम के साथ ब्रिजेश के घर आती है। बैठिए बहन जी, ये मेरी 5 बेटियां रमीला, शर्मिला, करीना, करिश्मा और सोनम। भाई साहब, अगर आपके पांचों पांडवी का पुख्ता परिचय हो गया हो तो ये भी बयान कर दीजिए कि ब्याह किस बेटी का करना है। बहन जी, ब्याह तो सबसे पहले शर्मिला का होगा, कि आखिरकार वो पांचों में सबसे बड़ी जो है। ये सुनकर ब्रिजेश की बिटिया उस पर बिगड़ते हुए बोलती है, बाबूजी, शर्मिला की शादी की बात भूल जाइए, क्योंकि प्रीतम मुझे पसंद है। आहा, आई बड़ी प्यार जाने, मुझे प्रीतम से पहली नजर वाला प्यार हो गया। प्रीतम की दुल्हनिया तो करीना ही बनेगी। बिल्कुल नहीं, प्रीतम से ब्याह तो करिश्मा करेगी। तुम चारों सिर्फ शादी के ख्याली लड्डू पकाओ और खाओ, क्योंकि प्रीतम से शादी तो सोनम की होगी। बंद करो ये बकैतियां, वरना तुम चारों बहनों के ब्याह और बारात के सपने को जनाजे में बदलकर 2 गज जमीन के नीचे दफन कर दूंगी। फिर घूमती रहना चिरमखी चुड़ैल बनकर। हम चारों ने भी चूड़ियां नहीं पहनी। या तो प्रीतम से हम पांचों बहनों का ब्याह होगा या फिर किसी का नहीं। अरे मेरी बेबाक बेटियों, ये सतयुग नहीं जब द्रौपदी ने खुद को 5 पतियों के बीच बंटवारा किया था। वो हम नहीं जानते, प्रीतम ही हम पांचों के पति बनेंगे, बस। मुझे मंजूर है, मैं तुम पांचों से शादी करूंगा। अरे प्रीतम पगला हो गया है क्या? आज के दौर में 5 पत्नियां। माँ, आप ही तो कहती है ना कि कभी किसी औरत जात का दिल मत दुखाना। अब ये पांचों आपकी बहू बनेंगी। फिर क्या था, अग्नि के साथ फेरों के साथ बेचारा प्रीतम प्यारा बन जाता है, 5 पत्नियों का पति, या फिर यूं कहें कि 5 बीवियों के बलि का बकरा। मेरी प्यारी पांचों बहुओं, इस कलश को अपने शुभ कदमों से गिराकर इस घर की आबादी बढ़ाओ। मेरा मतलब ससुराल में समाओ। पांचों बहुएं एक साथ कलश को जोरदार पांव लगाती हैं, जिसे देख कुंती बिगड़ते हुए कहती है, वाह, क्या सिक्सर मारा है। शुक्रिया सासू माँ। वो क्या है नमा जी, हम पांचों बहनों में क्रिकेट और हॉकी खेलने का बड़ा शौक शुमार है। अरे बस करो अपनी पसंद का बखान। पांचों बहनें एक ही थाली की चट्टी बट्टी बनी डोलती हैं। इससे पहले कि मेरे गुस्से का गुबार फूटे, अपने कमरे की ओर रुखसत हो जाओ। सास के स्वर सुनकर पांचों बहुएं प्रीतम का हाथ पकड़ लेती हैं। अरे कम बख्तो, अब तुम पांचों यूं मेरे बेटे पर धावा क्यों बोल रही हो? सासू माँ, ये तो हम बहुओं का अधिकार है।
बतौर ब्याह कर प्रीतम हम पांचों के पति बने हैं। पांचों प्रीतम को कमरे में ले आकर कहती हैं, ये लो पतिदेव, मैंने आपके लिए केसर का दूध बनाया है। अरे ओ चटकचोरनी, तूने भी केसर का दूध बनाया है? मैंने भी अपने पतिदेव के लिए यही बनाया है। अरे आज हमारी ये पसंद मिलना तो 100% लाजमी है। चलो पतिदेव, एक एक करके पांचों का गिलास खत्म कर दो। प्रीतम पांचों के हठीलेपन के कारण दूध खत्म करके बोलता है, अरे मेरी मंद बुद्धि बीवियों की बला से दूध पीकर मेरा पेट फटने को हो रहा है। तू तो गया प्रीतम प्यारे। बेचारा बीवियों का मारा प्रीतम पूरी रात घर में घूमता है। सुबह, अरे प्रीतम, तू इतनी भोर को भूत की तरह घर में क्यों भटक रहा है? पूछो मत माँ, कल रात पांचों पत्नियों ने परेशान कर दिया। बेटा, मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं ये पांचों बहुएं हमारे लिए बवासीर न बन जाए। एकाएक सामने से आती पांचों बहुओं को देख कुंती बात बदलते हुए कहती है, आओ पधारो मेरी पांचों बहुरानियों, आज तुम पांचों को चूल्हा पूजन में कुछ मीठा पकाना है, तो शुरू हो जाओ। कुछ देर बाद पांचों बहू अपने बनाए खाने के साथ बाहर आती हैं, जिसे देख कुंती हाथ मलते हुए बोलती है, चलो, कुछ नहीं तो 5 बहुओं के आने से 5 तरह के मीठे नए पकवान चखने को मिलेंगे। जैसे ही कुंती बहुओं के लाई खाने के बर्तन का ढक्कन हटाती है, वह हैरत अंगेज होकर कहती है, बेड़ा गर्क हो इन बहुओं का, पांचों को मीठे में हलवे के सिवा और कुछ नहीं सूझा। इस पर पांचों एक दूसरे पर बिगड़ते हुए बोलती हैं, तुम चारों को मेरी नकल करते शर्म नहीं आती? माँ जी, सबसे पहले हलवा मैंने बनाया, इन चारों ने जानबूझकर मुझे डाह की है। तुम चारों चांडाल ने मेरी नकलची की है। अरे मेरी नासपीटी नकारा बहुओं, इस हलवे के पीछे हाहाकार मचाने से कुछ नहीं होगा। सारा मसला तुम पांचों की पसंद है। अच्छा, सो तो बदलने से रही माँ जी। सास के लाख समझाने के बावजूद पांचों की पसंद में कोई बदलाव नहीं। कभी पांचों एक ही कपड़े के पीछे सारा बाजार टटोलती, तो कभी एक ही पसंद का खाना पकाती, जिसे देख कुंती कहती है, तुम बहुएं आजकल अन्न की बहुत बर्बादी कर रही हो। कल पांचों की पांचों ने पाव भाजी बनाकर बड़ी तादाद में बर्बादी की है। देखो, तुम पांचों को अपनी पसंद को बदलाव देने की जरूरत है। एक दूसरे की नकल करके तुम पांचों का परिचय पिछड़ रहा है। देखिए प्रीतम जी, हम पांचों को एक जैसी आदत पड़ चुकी है, जो बदलने से रही। हमें एक जैसा दिखना ही पसंद है ना बहनों? बिल्कुल। ये सुनकर प्रीतम चुप्पी साध लेता है। अगली सुबह उन पांचों को एक खत मिलता है, जिसमें लिखा था, मेरे लाख समझाने बुझाने के बावजूद भी तुमने अपनी मनमानी की। तुमसे शादी महज मेरी भूल थी। मैं जा रहा हूँ। जब ये खत तुम पांचों तक पहुँचेगा, मैं जा चुका हूँगा। मेरी माँ का ख्याल रखना। इस खबर से पांचों बहुओं को बेहद पछतावा होता है। पति को खोने के बाद पांचों अपनी पसंद को पूरी तरह बदल देती हैं। अब प्रत्येक बहू अलग खाना बनाती, अलग पहरावा पहनती। इस बीच सप्ताह भर का पड़ाव पार हो जाता है। काश प्रीतम देख पाते कि हम पांचों बहुओं की पसंद बदल गई है। तुमने मुझे पुकारा, मैं आ गया। प्रीतम को अपने सामने पाकर पांचों स्तब्ध हो जाती हैं। मगर आप तो हमें छोड़कर चली गई थी। वो सब महज एक मिथ्या था। मगर क्यों? ताकि तुम्हें सबक मिले। अगर मैं जाता नहीं तो तुम पांचों की पसंद में परिवर्तन नहीं आता। शुक्रिया माँ जी, आपकी बदौलत हम बहू अपनी पहचान से वाकिफ हुई। अब हमारी पसंद एक दूसरे से एकदम परे है। आखिरकार सास की सूझबूझ से उसकी पांचों बहुओं को बदलकर नया आयाम देती है। जिस प्रकार मनुष्य का परिचय उसका पुख्ता प्रमाण है, उसी प्रकार परिवर्तन जीवन का आधार है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल जमाना बेहद मॉडर्न है। इसी तरह से हर किसी ने खुद को ढाल लिया है। पर शर्मा निवास की बात करें तो सरोज की पांचों बहुएं फैशनेबल नशेड़ी क्लब लाउंज जाने वालों में से थीं। सरोज को उनके इस रूप के बारे में अभी तक पता नहीं था। पर क्या होगा अगर सरोज को अपनी पांचों नशेड़ी बहुओं के बारे में पता चल जाए, और क्या वो सुधरेंगी? जानने के लिए इस दिलचस्प कहानी में आगे बढ़ते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं कृष्णा आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। राधिका के आरती गाते ही उसकी सारी देवरानियां पीछे बैठकर पूजा करती हैं। एक मंजरी बजाती है तो दूसरी आरती करती है। आवाज सुनकर सरोज उठती है और कहती है, ये देखो,
रोज की तरह मेरी पांचों बहुएं कैसे जल्दी सुबह उठकर भजन करती हैं। सच में ऐसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई। इतनी सुशील, सर्वगुण संपन्न, कामकाजी बहुएं जो हैं। अरे मम्मी जी, आप उठ गई? ये लीजिए आरती। बहू अभी नहाई नहीं। मैं हूं ना माँ जी, मैं आपको आरती देती हूँ। माँ जी ये लीजिए प्रसाद। दो। अरे मेरी प्यारी बहुओं, मुझे भी उठा लिया करो ताकि मैं भी तुम्हारे साथ पूजा में शामिल हो जाऊं। ठीक है माँ जी, कल से आप हमारे साथ ही पूजा करेंगी। माँ जी मैंने नाश्ता बना दिया है, आप आ जाइए जल्दी से नहाकर, फिर हम सब साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। ठीक है बहुओं, मैं आती हूँ। तुम सब भी आराम करो, सुबह से उठकर घर चमकाने में लग जाती हो। जी माँ जी। कुछ देर बाद सरोज आती है और अपनी बहुओं के साथ नाश्ता करती है। अरे वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। ये पुलाव और मटर पनीर किस खुशी में बनाया है आज? ऐसे ही माँ जी, बहुत दिनों से बनाया नहीं था इसलिए बना दिया। चलो बढ़िया है, तुम भी खाओ, नजर ना लगे मेरी पांचों बहुओं को। कितनी संस्कारी हो, पता है गली की सारी औरतें जलती हैं मुझसे। क्यों माँ जी, आप माचिस की तिल्ली हो क्या जो सब आपसे जल जाती है? दीदी आप भी ना। अरे बस करो तुम चारों हंसना। माँ जी क्या बोलेंगी? अरे तुम पांच बहू रानी हंस क्यों रही हो? क्या बात है? कुछ नहीं माँ जी, वो बस ऐसे ही। अच्छा सुनो, अब बहू अपनी कमला है ना, उसके साथ में कमला मार्केट जा रही हूँ। उसके बेटे की शादी है ना, तो कुछ शॉपिंग करनी है। और हाँ, मुझे लेट हो जाएगा तो तुम पांचों घर का ध्यान रखना। ठीक है माँ जी, हम सब ख्याल रखेंगे, आप भी आराम से जाना। ठीक है, तो मैं जाती हूँ, नाश्ता हो गया मेरा। तभी सरोज हाथ में पर्स लिए चश्मा लगाए निकल जाती है। उसके जाते ही दरवाजा बंद करके पांचों बहुएं नाचते हुए चिल्ला के कहती है, सेलिब्रेशन, नाचो धनाधन, म्यूजिक लगाकर कह दो सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से। सबको बोलो उतरे पलक से। घर हो रही हूँ बोर, तू लगा ले थोड़ा जोर, डिस्को में नाचने का मन करे हार्डकोर, आज रात का सीन बना ले। अरे यही नाचोगे क्या? सब चलो थोड़ा माहौल गरम करे, पैक बनाए, कमरिया हिलाए, हुक्का पिए। पिंकी के कहते ही पांचों अपने कमरे में जाती हैं और शॉर्ट ड्रेस पहनकर बड़ी बहू राधिका हाथ में हुक्का लिए आती है। दूसरी संध्या बहू सिगरेट पीते हुए आती है। तीसरी श्रुति हाथ में तंबाकू मलते हुए खाती है। चौथी पिंकी बहू फायर पान खाती है और पांचवी विशाखा बहू जो पैक बनाकर पीती है। पांचों रूम में डिस्को लाइट जलाकर नशा करते हुए कहती है, ए भाई थोड़ी और डाल दे, हाथ में लिक्कर हो, कुछ ना फिक्र हो, ना घर वाले नहीं उनका गम हो, विस्की हो या रम, बढ़ते चले हम, रुकेंगे ना ये कदम, करेंगे दारू पार्टी है, करेंगे दारू पार्टी। अरे वाह दीदी, कितने दिनों बाद हम ऐसे नशेड़ी बाज बनकर ऐश कर रहे हैं। अभी मसाला खाकर देखो, बड़ा मजेदार है। वो तो है, देख अभी मैं कैसे छल्ले बनाऊंगी हुक्का पीकर और नाचूंगी, हुक्का बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार। रानी जी, मुझे माँ जी की बहुत याद आ रही है। राधिका दीदी देखिए पैग मारती चढ़ गई। अब बताइए आप इसे क्या कहना चाहती हैं? मैं बताती हूँ मेरी स्वीटी माँ जी को इतना याद मत करो। 2 पैग मार और भूल जा, 2 पैग मार और भूल जा, भूल जा। अरे पिंकी तू क्या कह रही है? ये ले विमल खा ले, तेरे पायर पान में तेरा दम नहीं, ऐसे क्या नशेड़ी बनेगी रे तू? अरे जेठानी जी, इसमें बहुत दम है, जितना आपके विमल में नहीं। इस फायर पान में मेरा नशीला पदार्थ मिला हूँ, जिसे खाकर झूम जाती हूँ, बिल्कुल ऐसे झूम 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 बाबा। हाँ, मुझे तो माँ जी को सोचकर हंसी आ जाती है। वो हमें कितनी संस्कारी, सुशील, सर्वगुण संपन्न बहू समझती है, और यहाँ हम आज फिर पीने की तमन्ना कर रहे हैं। जब उन्हें हमारे बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, थोड़ा गुस्सा करेंगी, फिर हम उन्हें भी अपनी तरह नशेड़ी बाज बहुओं की सास बना देंगे। पांचों अपने अपने नशे करके, कोई झूम रही होती है, कोई पड़ी होती है, कोई चखना चाट रही होती है। तभी शॉपिंग करके सरोज आती है और उन्हें ऐसा देखकर कहती है, हरे राम हरे कृष्णा। अरे बहू, तुमने मेरे पीछे घर का क्या हाल बना रखा है? और ये क्या इतनी गंदी बदबू? क्या तुम सबने नशा किया है? मुझे शराब की बदबू आ रही है। और ये क्या बड़ी बहू, तू हुक्का पी रही है? शर्म आती है या
हाय सासू माँ आ गई। चलो सब संस्कारी बहू बन जाओ जल्दी से। उठो उठो उठो। ओहो, माँ जी ने हम सबको बिना साड़ी के देख लिया, अब क्या होगा? हे भगवान, मेरी पांचों संस्कारी बहू नशेड़ी बाज के रूप में कैसे हैं? क्या कपड़े पहने हैं? इनसे तो ठीक से खड़ा भी नहीं होया जा रहा। तभी श्रुति विमल खाकर दीवार पर पीक मारते हुए कहती है, अरे माँ जी, हम तो पहले से ही नशेड़ी बाज हैं, तो आपने हमें आज देख लिया। ये लीजिए माँ जी, बहुत मजा आता है खाने में। अरे बहू, घर की दीवार तो मत सड़ा। हे भगवान, एक बार को मैं अपनी परछाई पर शक कर लूं, पर तुम पांचों पर शक कैसे करूं? आने दो, तुम्हारे पतियों को बताऊंगी। इससे ज्यादा सरोज कुछ कहती उसकी पांचों बहू टल्ली होकर लुढ़क जाती हैं। एक एक को उसके कमरे में छोड़ने के बाद सरोज उनके लिए काढ़ा बनाती है और घर की सफाई करती है। होश में आते ही सरोज उन्हें काढ़ा पिलाती है और उनके पतियों को बता देती है। वक्त बीतता है, इसके बावजूद भी पांचों नशा करना नहीं छोड़ती और अब खुलेआम सास के सामने पैग मारकर छल्ले बनाती हैं। हे भगवान, तुम सब फिर से नशे कर रही हो। और ये क्या है संध्या बहू, तू सिगरेट पी रही है? पता भी है ये सेहत के लिए कितना हानिकारक है। इतना हानिकारक नहीं है जितना आप हैं। बड़ी बहू, तू भी छल्ले बना रही है। तुम नशा मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। चल माँ जी, इन सबसे कुछ नहीं होता। हम पांचों कॉलेज टाइम से हमेशा करती हैं, हम बिल्कुल फिट हैं। इतनी समझदार होने के बाद भी ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना, इससे कैंसर, ट्यूमर, जानलेवा बीमारी हो सकती है। तभी सरोज के पांचों बेटे आ जाते हैं। माँ जी, कोई बीमारी नहीं होगी, वैसे भी इसे करने में बहुत मजा आता है। पिंकी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और राधिका भाभी, आप तो बड़ी हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम तो करेंगे। राधिका, तुम पागल हो गई हो। पहले तो माँ की बातों पर मुझे विश्वास नहीं हुआ, पर आज देख लिया। मेरी बात मानो, छोड़ दो राधिका ये सब, और तुम चारों भी। जी कुछ नहीं। संध्या कुछ कहती उससे पहले संध्या की बहुत तबीयत खराब होती है। लगातार खांसने से मुंह से थोड़ा खून आ जाता है और बेहोश हो जाती है। संध्या बहू, संध्या, अरे कुंदन देख, तेरी बीवी को क्या हुआ? दीदी हॉस्पिटल चलिए, जल्दी इन्हें लेकर। घर के सभी लोग डर जाते हैं और संध्या को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, जहां डॉक्टर उसका एग्जामिन करने से बताता है कि संध्या के लंग्स में धुआं भर गया है। देख लिया तुम पांचों ने नशेड़ी बनने का नतीजा। तुम चारों से कह रही हूँ, मैं अभी भी वक्त है, मान जाओ। मैं नहीं चाहती मेरी एक बहू की तरह तुम चारों भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट हो। अरे एक बार अपनी सास और पति के बारे में सोचो। माँ जी, हम बहुत डर गए और हम संध्या को खोना नहीं चाहते। वादा करते हैं आज के बाद कभी भी नशेड़ीपन नहीं करेंगे। हाँ माँ जी, अब हम नहीं करेंगे। माँ जी, जेठानी जी को होश आ गया। विशाखा की बात सुनकर सब वार्ड में आते हैं, जहां संध्या कहती है, माफ कर दीजिए माँ जी, हमने आपकी बात नहीं मानी, पर अब मैं कभी सिगरेट नहीं छूऊंगी। तुम पांचों सुधर गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह पांचों बहुएं अपने घर से सारे नशीले पदार्थ को फेंक देती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। काली बहू का जादुई लहंगा। देखो भाई साहब, वैसे तो आपकी बेटी और मेरे बेटे का कोई मेल नहीं, क्योंकि एक तो इसका काला रंग, ऊपर से नैन नक्श से भी नाकाम, पर बेटी जात जानकर इसे बहू बना रही हूँ। बदले में बतौर 10 लाख का दहेज, एक 4 चक्के की कार और घर बार का साज सामान, बारातियों का स्वागत सत्कार होगा। मोहिनी के मुंह से दहेज की मांग से बेबस बाप धीना असमंजता में डाल देता है। मगर मैं बेचारा गरीब बाप दहेज का इतना दाम कहाँ से जोड़ सकूंगा? मैं कौन सा दहेज का 10 लाख अभी ही मांग रही हूँ, वो तो ब्याह के बेला की बात है। बेटी का ब्याह धीना को कर्ज के दलदल में धकेल देता है। बावजूद इसके धीना दहेज का सारा दाम नहीं जोड़ पाता। पुश्तों से लेकर सब कुछ दांव पर लगाने के बावजूद भी उसे पैसे कम पड़ते हैं। ब्याह के दिन बेटी की विदाई की बेला पर पिता कहता है, अरे समधन जी, दहेज में 2 लाख का दाम कम रह गया, बहुत जल्दी वो ही चुका दूंगा। इसके बाद बारात दुल्हन के लिए ससुराल की ओर अग्रसर होती है, जहां मोहिनी कड़वे शब्दों में कोहिना का स्वागत करते हुए कहती है, अरे ओ मेरी काली कमली कुरूपा बहू, अपने काले कदमों से गृह प्रवेश करके भीतर आ जा।
जैसे ही कोहिना भीतर आती है, बिजली गुल हो जाती है। हे ईश्वर, इस कलमुही के काले मनहूस कदम पड़ते ही घर का उजियारा अंधियारे में छा गया। मोहिनी के मुंह से कड़वे बोल सुनकर कोहिना अपने मन में कहती है, हे कृष्ण कन्हैया, अपने भक्त पर कुलक्षणी का कालिक लगने से बचा लो भगवान। एकाएक पूरा घर रोशनी से उजागर होता है, मानो भगवान ने भक्त की पुकार सुन ली हो। अभी सप्ताह भर भी हुआ था कि सास का सताव शुरू हो जाता है। अरे ओ मेरी काली कलमुही बहू, शादी को सप्ताह बीत गया, अब तक तेरा बाप पैसे लेकर यहाँ पधारा क्यों नहीं? सासू माँ, कल ही मेरी बाबूजी से बात हुई थी, वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अरे मैं तेरे बाप के दुखों का बखान सुनने नहीं बैठी। या तो वो दहेज का दाम चुकता करे, वरना दहेज के 2 लाख तुझे बहू से बाई बनाकर अदा करवाऊंगी। मोहिनी कोहिना को खूब खरी खोटी सुनाती है। एक सांझ दोनों माँ बेटे मिलकर कहते हैं, माँ, मैं तो कहता हूँ इस बला को उठाकर सीधे बाहर फेंक देते हैं। मानस, तू बड़ा मंदबुद्धि है। देखते जा, मैं इसे ऐसे कुत्तों की तरह काम करवाऊंगी कि ये खुद अपना रास्ता नाप लेगी। दहेज की 2 लाख के दाम के लिए मोहिनी कोहिना के कंधों पर हर एक दिन सैकड़ों कामों का बोझ बढ़ाती जाती है। अरे ओ काली स्याह, बैठी क्यों है, काम कर। माँ जी, सारा काम हो गया है, अब करने को क्या बचा है? आप जानबूझकर मेरे लिए कामों में कमी निकाल कर मुझे तंग करती हैं। इतनी ज्यादती तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। ये सुनकर मोहिनी गुस्से से भौएं चढ़ाकर कोहिना को कसाई की नाई मारती है। तभी मानस भी उस पर टूट पड़ता है। अरे मेरी माँ से जबान लड़ाने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? मेरे घर में तुझ काली बदरा की जरूरत नहीं है। दोनों बेचारी बहू को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती है। कोहिना रोते हुए एक जंगल की ओर अग्रसर होती है कि एकाएक उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो किसी हिरनी की करहाने की आवाज है। काफी खोजबीन के बाद कोहिना को वो हिरनी जंगल के बीचों बीच पड़ी दिखती है। लगता है ये हिरनी बेहद प्यासी है, शायद प्यास के प्रभाव से इसका चेहरा कुमला गया है। कोहिना पास पड़े मिट्टी के एक बर्तन में नदी से पानी लाकर जैसे ही हिरनी को पिलाती है, एक तेजोमय प्रकाश के साथ हिरनी परी में परिवर्तित हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बरसों बाद मुझे मेरा स्वरूप प्राप्त हो गया। पर तुम हिरनी कैसे बनी थी? बरसों पूर्व मुझसे एक परिपक्व पाप हो गया था, जिसके कारण मैं परी से हिरनी में बदल गई। कहो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। परी की नजर एकाएक कोहिना के फटे पुराने कपड़ों पर जाती है। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अपने कौतुक से एक मलमल कपड़ा उसे देकर कहती है, कोहिना, ये एक जादुई मलमल का वस्त्र है, जिसे तुम किसी भी सांचे में ढाल सकती हो। साथ ही ये तुम्हारी दिन दशा को भी बदलाव देगा। जादुई कपड़े का भेद बताकर परी ओझल हो जाती है। जादुई कपड़े को लेकर कोहिना अपने पिता के घर पहुंचती है। पिताजी। अरे मेरी बच्ची, तू ससुराल में सब कुशल मंगल तो है? पिताजी, वो दोनों माँ बेटे अव्वल दर्जे के दरिंदे हैं। दहेज के 2 लाख के दाम के लिए पति की प्रताड़ना और सास का सताव सब कुछ सहन किया। उन्होंने अपना स्वार्थ साधने के लिए मुझ काली को बहू बनाया था। दीना की निगाह चमकते कपड़े पर पड़ती है। ये कितना सुंदर मलमली कपड़ा है, एकदम सोने के समान चमक दमक रहा है। कोहिना अपने पिता से परी का परिचय साझा करती है। बेटी, ये मलमली कपड़ा जादुई है या नहीं, पुख्ता प्रमाण पता करने के लिए इससे कुछ मांग कर देख। जादुई मलमली कपड़े इसी पलछिनिक सुंदर लहंगे के सांचे में ढल जाओ। कोहिना के कहते ही वो जादुई मलमली कपड़ा एक सुंदर सुनहरे लहंगे में बदल जाता है, जिसे देख दोनों बाप बेटी की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। पिताजी, ये तो सचमुच में जादुई कपड़ा था। उसी कपड़े से ये लहंगा बना है। इसका मतलब अब ये लहंगा जादुई लहंगा है। ये सोचकर कोहिना सुंदर सुनहरे जादुई लहंगे से बोलती है, ऐ मेरे जादुई मखमली लहंगे, मुझे खूब सारे सुंदर लहंगे दो। कोहिना के इतना कहते ही जादुई मखमली लहंगे में तेज प्रकाश पड़ने के साथ उसके भीतर से सैकड़ों रंग बिरंगे सुंदर लहंगों की बौछार लग जाती है। अब ये जादुई लहंगे से मिले ये लहंगे ही कोहिना की कमाई का जरिया बनेगा। अब हम दोनों मिलकर लहंगों का कारोबार शुरू करेंगे। जादुई लहंगे से मिले लहंगों को लेकर
कोहिना बाजार में बड़े लहंगे व्यापारी के हाथों उन्हें बेच आती है, जिससे उसे जो पैसे प्राप्त होते हैं उससे वो सबसे पहले अपने घर की आर्थिक अवस्था को सुधारती है। ऐसे ही हर एक दिन वो जादुई लहंगे से लहंगे की बड़ी व्यापारी बन जाती है। कुछ महीनों बाद पिताजी, जादुई लहंगे से मिले सुंदर लहंगे आज लाखों में बिक रहे हैं। हमारी आर्थिक दशा फर्श से अर्श पर आ गई है, जिसका मुख्य श्रेय जादुई मलमली लहंगे को जाता है। बेटी, अब तो हमारे पास पैसे की कोई किल्लत नहीं रही। जादुई लहंगे से हम दहेज का 10 गुना दाम दे सकते हैं। अब तू अपने ससुराल चली जा। पिताजी, मैं इस जादुई लहंगे से उन लोभियों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। कोहिना अपना बीता जीवन बिसार कर बिना रुके थके आगे की ओर अग्रसर होती है। हे मेरे जादुई मलमल के लहंगे, मुझे भिन्न भिन्न भांति के लाजवाब लहंगों को मुहैया कराओ, ताकि मैं गरीबों की बेटियों को जो दुल्हन बनती हैं, उनका महंगा लहंगा पहनने की लालसा को पूरा कर पाऊं। जादुई मलमली लहंगा कोहिना को अनेकों सुंदर साँचे से गड़े लहंगे देता है, जिनसे कोहिना गरीब बेटियों के ब्याह में लहंगे दिया करती थी। समय गुजरता गया। अब कोहिना के लहंगों के कई बड़े शोरूम, दुकान और कारखाने हो चुके थे। फिर एक दिन कोहिना अपने जादुई लहंगे को निहारती हुई कहती है, क्या मेरा ये जादुई लहंगा मेरे काले भद्दे रूप को भी बदल सकता है? ऐ मेरे जादुई लहंगे, मेरे काले रूप की काया पलट कर दो। कोहिना के कहते ही उसी पल छिन जादुई लहंगा कोहिना को सर से पांव तक सराबोर कर देता है, जिसके साथ उसका रूप एक मेनका जितना निखर जाता है। क्या सचमुच ये मेरा ही अक्ष है? शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे, तुमने मेरे कुरूपता की काया पलट कर दी आज। अपने सुंदर सुनहरे रूप को देख कोहिना फूले नहीं समाती और बहू का बुरा जीवन बिसार कर बतौर भविष्य में आगे बढ़ जाती है। औरत को पहुंचाया गया आघात अक्सर उनके जीवन में गहरी छाप की छवि छोड़ जाती है, जिसे बिसारना बेहद कठिन हो जाता है। आज कोहिना का नाम सैकड़ों सफल औरतों की श्रेणी में शुमार है। स्वरूप चाहे जैसा भी हो, अगर उसे अपना साया समझकर साथ लिए चलो तो सफलता की सीढ़ियां भी आपका साथ देती हैं। मॉडर्न सास की देसी बहू। अरे, मैं तो अपनी बहू एकदम मॉडर्न लेकर आऊंगी। उसके पहने हुए कपड़ों का स्टाइल और उसके चलने का स्टाइल बिल्कुल क्लासिक होगा। बहू तो मैं बिल्कुल अपने से भी ज्यादा मॉडर्न लेकर आऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक और मॉडर्न बहू इस घर में आ जाएगी। अरे तुम कम हो क्या जो अपनी जैसी लाना चाहती हो? क्या हमें सुखी से जीने नहीं दोगी? ओहो, मेरी जैसी मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? क्या मैंने आप लोगों की खुशी छीन रखी है? मैं तो कहती हूँ जैसे दिल करे वैसे अपनी जिंदगी को जियो, लेकिन आप लोग हो कि मानते ही नहीं हो। अरे तुम एक मॉडर्न वाली जिंदगी जी रही हो तो हमें क्या जरूरत है? ऐसा कहकर सर्वेश वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद संजना अपनी सहेलियों से कहती है, अरे अरे, इनकी तो मजाक करने की आदत है, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। वैसे कविता, तेरी बेटी अमेरिका में जॉब करती है, तूने अपनी बेटी के लिए क्या सोचा है? अभी मैंने तो कुछ सोचा नहीं है, देखते हैं, अगर कविता को कोई लड़का पसंद होगा तो वो हमें खुद बता देगी। ये बात भी ठीक है। और नीलम, आरती, अगर तुम्हारी कोई नजर में मॉडर्न लड़की हो तो मुझे जरूर बताना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम्हारी बहू तुमसे भी ज्यादा मॉडर्न हो, तभी तो तुम दोनों की बन पाएगी। संजना अपनी सहेलियों से बात कर ही रही थी कि तभी अचानक से दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, जिसके बाद संजना घर का दरवाजा खोलने के लिए जाती है। जैसे ही वे दरवाजा खोलती है, उसके सामने उसका बेटा एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में खड़ा होता है, जिसे देखते ही संजना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने बेटे अनुराग से पूछती है, अरे बेटा, ये सब क्या? कौन है ये लड़की जिसे तू अपने साथ लेकर आया है? माँ, ये प्राची है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और हमने शादी कर ली। अब से ये मेरी पत्नी है और मेरे साथ इसी घर में रहेगी। ऐसा कहकर अनुराग अपनी पत्नी प्राची को घर के अंदर ले आता है। घर में संजना की सभी सहेलियां बैठी होती हैं, जिन्हें देखकर प्राची उनसे कहती है, आप सभी लोगों को हमारी तरफ से प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। प्राची को इस तरह बात करते हुए देख संजना की सभी दोस्त उसके ऊपर हंसने लगती हैं। तभी प्राची उनसे कहती है, अरे क्या हुआ? हम सब इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही हो? क्या मन ने कोई बड़ा जोक मारा से? अरे नहीं नहीं, जोक तो यहाँ तुम्हारी सास का बना है।
अभी तो बहुत बोल रही थी कि मैं अपने बेटे अनुराग के लिए एकदम मॉडर्न लड़की लेकर आऊंगी, लेकिन तुम तो पूरी गांव की गंवार हो। संजना की सभी दोस्त मिलकर प्राची का अपमान करती हैं, लेकिन प्राची ये उनकी बात समझ नहीं पाती, जिसके बाद संजना गुस्से से अपनी सभी दोस्तों को घर से जाने के लिए कह देती है। उनके जाते ही वो अपने बेटे से कहती है, बेटा ये सब क्या है? कौन है ये गंवार लड़की? इसको तो बात करना भी नहीं आता। ये हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है? अरे माँ, ये प्राची है, कन्हैयापुर के गांव में रहती है। हम दोनों ने एक साथ कॉलेज किया था, तब से ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं तो शादी अच्छे से करना चाहता था, लेकिन प्राची के माता पिता मान नहीं रहे थे, इसलिए मुझे उसे भगाकर शादी करनी पड़ गई। अरे बेटा, इसे तू जहाँ से लेकर आया है वहीं छोड़ा। ये लड़की तेरे लायक नहीं है। कितनी गंवार है, इसे तो बात करना भी नहीं आता। पता नहीं कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही है। नहीं माँ, मैं प्राची को नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी पत्नी है, आज से ये मेरे कमरे में ही रहेगी। अरे माँ जी, अब तो हमने जवाब मिल गया से, अब मैं कहीं ना जाती। चलो चलती हूँ मैं अपने पति के दोहरे कमरे में। चलो जी, मन ने अपना कमरा दिखा दो। अनुराग प्राची को अपने कमरे में ले जाता है और उसे अपना कमरा दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ एक गांव की लड़की से अपने बेटे की शादी देख संजना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो हर रोज अपना सारा गुस्सा प्राची के ऊपर निकालने लगती है। अरे अब मैं इसका क्या करूं? ये तो रोज मुझे इग्नोर कर देती है। इसको यहाँ से भगाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। ऐसा सोचकर संजना अपने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखती है। ये पार्टी वो अपनी सालगिरह बनाने के लिए रखती है, जिसमें वो अपने सभी अमीर और हाई फाई दोस्तों को इनवाइट करती है। पार्टी में सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी प्राची पैरों में मोटी मोटी पायल पहनकर और छम छम करती हुई आती है, जिसे देखकर सभी मेहमान जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये क्या, ऐसा लग रहा है जैसे गांव की कोई छम्मक छल्लो चलती हुई आ रही है। अरे अरे देखो तो सही, कितनी गंवार है ये। इसको तो कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है। पार्टी में आने के बाद सभी के मुंह से ऊट पटांग बातें सुनकर प्राची को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद प्राची गुस्से से कहती है, अरे यो के बकवास करे जा रहे हो तुम लोग? अरे गांव के लोग के इंसान न होते का, जो तुमने अपने क्लास की पढ़ी है। क्या जानते हो तुम फैशन के बारे में? अरे महारे तो पूछो, फैशन के होवे है? अरे फैशन वो होवे है जिसमें पूरा शरीर ढके होवे है। तुम्हारी तरह आधा नंगा घूमना किसको अच्छा लगेगा? अरे जिन लोगों को इंसान की इज्जत करनी ही नहीं आती, वो किस बात का क्लास दिखा रहे हैं? प्राची का ये बर्ताव देखकर वहां खड़े सभी मेहमान चुपचाप खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद संजना गुस्से से प्राची के मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेहमानों की इंसल्ट करने की? तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। आई नो यू वेरी वेल सासू माँ जी। प्राची के मुंह से इंग्लिश सुनते ही संजना हैरान रह जाती है, जिसके बाद प्राची सबसे कहती है, आपको क्या लगता है कि मैं गंवार हूँ और गांव से आई हूँ? दरअसल मैं इसी शहर की कमिश्नर की बेटी हूँ। मेरा नाम प्राची वर्मा है और मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा अच्छा क्लास आप लोगों का होगा। लेकिन आज मुझे इतना जरूर पता चल गया है कि यहाँ लोग क्लास नेचर से नहीं, उसके पहने हुए कपड़े और उसके बात करने के तरीके से जज करते हैं। प्राची की ये बात वहां खड़े लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्राची का सच जानकर संजना को अपने ऊपर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो प्राची के पास आकर कहती है, अरे बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि तुम गांव की लड़की हो, तुम्हारी थोड़ी सी बेइज्जती करूंगी तो शायद तुम यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाओगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम इसी शहर की कमिश्नर की बेटी हो। लेकिन आज मुझे एक सबक जरूर मिल गया है कि मॉडर्न अच्छे कपड़े या अच्छे दिखने से नहीं, बल्कि दिल से होना चाहिए। तभी वहां अनुराग आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये सब प्राची का ही प्लान था। जब मैंने उसे बताया कि आप बहुत मॉडर्न हो और आपको एक मॉडर्न बहू चाहिए, तो प्राची ने मुझे समझाया कि मॉडर्न कपड़ों से नहीं, दिल से होना जरूरी है, और इसलिए प्राची ने ये ड्रामा शुरू किया ताकि आप भी दिल से मॉडर्न बनो, ना कि कपड़ों से। संजना का सर शर्म से झुक जाता है और वो अपने बेटे और बहू दोनों से माफी मांगती है, जिसके बाद संजना प्राची के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगती है और उस दिन से गांव के लोगों के बारे में उल्टा सीधा कहना भी बंद कर देती है, जिसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। भूत और चुड़ैलों का गांव।
रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी एक पेड़ के ऊपर दो भयानक चुड़ैल आपस में बात कर रही होती हैं। अरे देखो तो जरा, हमारी उम्र तो बढ़ती ही जा रही है। अरे हमारी शादी कब होगी? ओहो, तुझे अपनी शादी की पड़ी है? अभी तो हमारे मौज मस्ती के दिन है। अरे तुझे करनी है तो कर, लेकिन मुझे कोई मौज मस्ती नहीं करनी। मुझे तो अब शादी की तड़प उठ रही है। अरे अगर इतनी ही शादी की तड़प हो रही है तो एक काम कर, हमारे भूतिया गांव में बहुत सारे भूत हैं जिन्होंने शादी नहीं की। जा किसी को प्रपोज कर दे। लेकिन मुझसे शादी कौन करेगा? मैं तो बाकी चुड़ैलों की तरह सुंदर भी नहीं हूँ। अरे तू कैसी बातें कर रही है? भला चुड़ैल सुंदर होती है क्या? अरे क्यों नहीं होती, सभी चुड़ैल सुंदर होती हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। अगर तुझे इसी भ्रम में जीना है तो तू जीती रहे, मैं तो जा रही हूँ। छाया वहां से उठकर चली जाती है और अपने घर में आकर सो जाती है। वहीं भूतिया गांव में सभी भूत और चुड़ैल एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे बताएगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल एक दूसरे के बालों को पकड़कर मार रही होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ भूत एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं, तो कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं। चारों तरफ भूतिया गांव में माहौल बिगड़ा होता है। गांव के सभी भूत और चुड़ैल अपनी दुनिया में मस्त होते हैं। तभी एक अजीबो गरीब दिखने वाला भूत गाना गाता हुआ आता है। अरे आलतू जलालतू, आई बला को टालतू, टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जा फुल्ली फालतू। कितना अच्छा गाना गाया है मैंने। तभी उसे चुड़ैलें देखकर हंसने लगती हैं। देखो तो सही, अपने गाने की खुद तारीफ कर रहा है। अरे भूत तो कितना बड़ा खोचू दिख रहा है। सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके बाद भूत सबसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। अरे यहाँ की सभी चुड़ैलें मेरे ऊपर फिदा है। तुम नहीं जानते, मेरा जलवा जब आएगा ना तो सारी चुड़ैलें बेहोश होकर गिर जाएंगी। अरे इसे तो चुड़ैलों के सपने भी आ रहे हैं। अरे तूने अपनी शक्ल देखी है क्या आईने में? तेरे जैसी शक्ल वाले भूत को तो कोई चुड़ैल देखना भी पसंद न करे। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा लो, लेकिन हमारे गांव में मेरे जितना सुंदर और स्मार्ट तो कोई भी नहीं होगा। ऐसा कहकर भूत वहां से चला जाता है और भूतिया गांव के सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक चुड़ैल पेड़ के ऊपर बैठकर रोने लगती है। कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मैं कब तक इसी तरह तड़पती रहूंगी? अब मेरी शादी की भी उम्र हो गई है। कब होगी मेरी शादी? वो चुड़ैल अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान होती है, जिसके बाद उसे उस पेड़ के नीचे एक भूत जानवर का शिकार करता हुआ नजर आता है। आज नहीं छोड़ूंगा इसको। आज तो इसको खाकर मैं अपना पेट भर लूंगा। भूत उस जानवर का शिकार कर रहा होता है, लेकिन वो जानवर उसके ऊपर हावी हो जाता है। ये सब देखकर चुड़ैल को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। देखते ही देखते चुड़ैल उस जानवर को मार देती है, जिसके बाद वो भूत उससे कहता है, अरे वाह, तुम तो बहुत ही बहादुर हो। तुम्हारी जैसी बहादुर चुड़ैल तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुम तो कमाल की चुड़ैल निकली। तुम मेरी जितनी भी तारीफ करो, लेकिन इस तारीफ का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए। ये बात तुम्हें किसने कही है? अरे तुम तो बहुत बहादुर हो। ऐसा कहकर वो उसे हौसला देने लगता है, लेकिन फिर भी वो चुड़ैल रोने लगती है, जिसके बाद भूत उसे गले से लगाता है और उससे कहता है, आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी कमी लगती है अपने अंदर जिसके लिए तुम रो रही हो? हमारे गांव में मैंने तुम्हारी जितनी बहादुर चुड़ैल अभी तक नहीं देखी। अगर कोई तुम्हारी जैसी बहादुर चुड़ैल को देखेगा तो तुम्हारी तारीफ ही तो करेगा।
कहीं तुम्हें मेरी तारीफ करने से कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। पहली बार किसी ने हमारे भूतिया गांव में मेरी तारीफ करी है, नहीं तो अब से पहले सब लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे। पागल है वो लोग जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अरे मुझसे पूछो, तुम तो कोहिनूर का हीरा हो, हीरा। भूत और चुड़ैल की आपस में बातें होने लगती हैं। देखते ही देखते वो भूत और चुड़ैल एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगते हैं। जिसके बाद भूत चुड़ैल का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, देखो, मुझे गलत मत समझना। इस भूतिया गांव में मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आता। मेरी माँ मेरी शादी करवाना चाहती है और मैं शादी करने के लिए अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहा था। उसी दौरान मुझे तुम नजर आई। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? चुड़ैल ये सुनकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है, मैं भी अपने लिए एक भूत ढूंढ रही हूँ, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद मुझे कोई भूत नहीं मिल रहा। और अगर कोई मिलता भी है तो वो भूत मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है, मैं तुम्हें भला इनकार कैसे कर सकती हूँ? भूत ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद वो उस चुड़ैल का हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर ले आता है। भूत की चुड़ैल माँ उसे देखकर कहती है, अरे बेटा, ये तो किसको अपने साथ लेकर आया है? माँ, ये तुम्हारी बहू है, मैंने इससे शादी कर ली। अरे तो पागल हो गया है क्या? इसकी शक्ल तो देख, इससे अच्छी चुड़ैल तुझे नहीं मिली क्या? हमारे इस भूतिया गांव में कितनी सारी चुड़ैलें हैं, तुझे हमारे गांव में सिर्फ यही चुड़ैल मिली? अरे माँ, किसी की शक्ल से कुछ नहीं होता, उसका दिल देखना चाहिए। और इस चुड़ैल का दिल इतना साफ है कि मैं क्या बताऊं। पूरे गांव में ऐसी चुड़ैल कहीं नहीं मिलेगी। और तुम्हें पता है, ये बहुत बहादुर भी है। आज इसने मेरी जान भी बचाई है, वरना आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाता। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? अगर ये इतनी ही बहादुर है तो मैं इसे अपनी बहू मानने के लिए तैयार हूँ। और पहली बात तो ये, मैं तेरी खुशी के आगे कुछ नहीं देख सकती। अगर तू इस चुड़ैल से शादी करके खुश है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी? माँ, मेरा यकीन कीजिए, ये चुड़ैल हमारे साथ अच्छे से रहेगी और आपकी पूरी सेवा भी करेगी। हाँ हाँ माँ जी, मैं तो आपको अपनी माँ ही समझ रही हूँ और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका और आपके बेटे का पूरा ख्याल रखूंगी। कभी कोई भी परेशानी होने से पहले मैं आप दोनों की ढाल बनकर आपके दुश्मनों के सामने खड़ी रहूंगी। ये बात सुनते ही चुड़ैल माँ का दिल पिघल जाता है और वो चुड़ैल को गले से लगा लेती है। जिसके बाद चुड़ैल अपने भूतिया पति के साथ खुशी खुशी भूतिया गांव में रहने लगती है।